हम जिस विषय को लेके इकट्ठा हुए हैं, जिस विषय पे चर्चा करेंगे, चिर परिचित है गमक, काकू और स्थायी। आप भी आगे आ जाए। गमक, गमक, काकू और स्थायी। जैसा कि गमक हम नाम से जानते हैं, गायन में प्रयोग किए जाने गंभीरता पूर्वक स्वरों के उच्चारण को क्या कहते हैं? गमक कहते हैं। स्वरस्य कंपो गमकः श्रोत्रचित्त सुखावह। इसकी ये जो डेफिनेशन है पंडित शारंग देव जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर में दी है, जिसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था कि हमारा आधारभूत ग्रंथ है संगीत का। तो स्वरस्य कंपो गमकः श्रोत्रचित्त सुखावह, स्वरों का एक विशिष्ट कंपन जो हमारे चित्त को एक विशेष सुख, विशेष आनंद प्रदान करे, उसे हम गमक के नाम से पुकारते हैं। स्वरों के कंपन का एक विशिष्ट समूह, स्वरों के कंपन का एक विशिष्ट समूह जो हमारे चित्त को सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, हमारा मनोरंजन करे, उसे हम गमक के नाम से पुकारते हैं। और संगीत गायन में गमक का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में, हमारे हिंदुस्तानी संगीत में गमक का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है और आज भी गमक का अच्छा प्रयोग शास्त्रीय संगीत वाले इसे बहुत अच्छे से जानते हैं कि गमक का प्रयोग हमें किस तरह से करना चाहिए। स्वरस्य कंपो गमकः श्रोत्रचित्त सुखावह यस्य भेदास्तु तिरित स्फुरित कंपितस्तथा लीन आंदोलित वलित त्रिभिन्न कुरुल्लाहतः उल्लासित प्लावितश्च हुंफितो मुद्रितस्तथा नामितो मिश्रित पंचदशेति पर कीर्तता। इस प्रकार शारंग देव जी ने गमक के 15 प्रकार बताए, जिसे सभी ने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन हम आज उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पहले भी गमक के 15 प्रकार पढ़े होंगे। तिरित स्फुरित कंपित, लीन आंदोलित वलित त्रिभिन्न कुरुल आहत उल्लासित प्लावित हुंफित मुद्रित नामित और मिश्रित। इस प्रकार ये 15 प्रकार माने गए। ये भेद तो हमारे उत्तरी संगीत के अंतर्गत हो गए। दक्षिणी संगीत में इसके 10 भेद माने गए, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। आरोह, अवरोह, ढालू, स्फुरित, कंपित, आहत, प्रत्याहत, त्रिपुच, आंदोलित और मूर्छना। मूर्छना भी गमक प्राचीन में दक्षिणी पद्धति में आती, जैसे आरोहात्मक गमक, अवरोहात्मक गमक। आरोह, अवरोह, ढालू, स्फुरित, कंपित, आहत, प्रत्याहत, त्रिपुच, आंदोलित और मूर्छना। प्राचीन समय में स्वरों के एक विशेष प्रकार के कंपन को गमक कहते हैं। स्वरों का एक विशेष प्रकार का कंपन जिसे हम गमक कहते हैं। उस कंपन को प्रकट करने के लिए जो विभिन्न ढंग उस समय प्रचार में थे, उन्हीं का उल्लेख श्लोकों में किया गया है। ये तो 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है संगीत रत्नाकर। तो प्राचीन समय में ये 15 प्रकार के गमक प्रचलित थे, जिसमें पहला प्रकार है हमारा तिरित। इसे आजकल हिल्लोल भी कहते हैं। इसमें स्वर को वेग से कंपित करते हैं, वेग से कंपित किया जाता है। यह कंपन 1/8 मात्रा काल का होता है। इसे तुम लोग लिख भी सकते हो, तिरित। इसमें जो कंपन का काल होता है
कंपन का जो काल होता है वो 1/8 मात्रा काल का होता है, तिरिप। इसे हिल्लोल भी कहते हैं, आज भी कहते हैं। ये हमारा तिरिप गमक हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। स्फुरित, हाँ पढ़ा हुआ है। इसे आजकल गिटकरी कहते हैं। स्फुरित, इसे आजकल गिटकरी कहते हैं। इसमें कंपन का काल 1/6 मात्रा का होता है। इसमें जो कंपन का काल होता है वो 1/6 मात्रा काल का होता है। अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। कंपित गमक। कंपित गमक, इसे आजकल खटका भी कहते हैं। इसे आजकल खटका भी कहते हैं। इसे गाने में खटके का प्रयोग तो मालूम ही है कि इसमें 1/4 मात्रा काल में कंपन होता है। कंपित गमक का जो काल होता है वो 1/4 मात्रा काल का होता है। लीन गमक, जब कोई स्वर आधी मात्रा के काल में किसी आगे या पीछे के स्वर में लीन हो जाता है, जब कोई स्वर आधी मात्रा के काल में आगे या पीछे के स्वर में लीन हो जाता है तो हम उसे लीन गमक कहते हैं। आंदोलित गमक, एक मात्रा के काल से कंपन को, एक मात्रा के काल से कंपन करने को आंदोलित गमक कहते हैं। मतलब एक मात्रा के काल में यदि कंपन किया जाए तो उसे हम आंदोलित गमक कहते हैं। वलित, इसे आजकल मींड कहते हैं। मींड का मतलब जानते हैं? बताइए। हाँ, एक स्वर को मतलब एक स्वर से दूसरे स्वर पे बिना खंडित किए, बिना ध्वनि तोड़े हुए, हाँ, बिना ध्वनि को तोड़े हुए, बिना खंडित किए हुए एक स्वर से दूसरे स्वर पर आने को मींड कहते हैं। त्रिभिन्न गमक, जब 3 स्थानों को छूकर चौथे पर पहुंचा जाए तो उसे त्रिभिन्न गमक कहते हैं। इसमें एक प्रकार से किसी एक स्वर पर एक साथ 3 स्वरों का कण दिया जाता है। किन्हीं 3 स्वरों का कण दिया जाता है। कुरुल, इसे आजकल घसीट कहते हैं। त्रिभिन्न, त्रिभिन्न, फिर से बोलिए। जब 3 स्थानों को छूकर चौथे पर पहुंचा जाए तो उसे त्रिभिन्न गमक कहते हैं। कुरुल, इसे आजकल घसीट कहते हैं। इसमें कुरुल, इसे आजकल घसीट कहते हैं। इसमें स्वरों का घनता से प्रयोग किया जाता है। इसमें स्वरों का घनता से प्रयोग किया जाता है। आहत गमक, संचार करते समय जब किसी स्वर से अगले स्वर को छूकर, संचार करते समय जब किसी स्वर से अगले स्वर को छूकर
स्वर पर लौट आए तो उसे आहत गमक कहते हैं। जब हम किसी अगले स्वर को छूकर मूल स्वर पर लौट आए तो उसे हम आहत गमक के नाम से जानते हैं। उल्लासित, उल्लासित गमक। जब स्वर एक क्रम से शीघ्रता से आरोह क्रम से गाए जाएं या बजाए जाएं, गाए जाएं या बजाए जाएं तो उसे उल्लासित गमक कहते हैं। जब स्वर एक क्रम से शीघ्रता से आरोह क्रम में गाए या बजाए जाएं, जब स्वर एक क्रम से गाए या बजाए जाए, आरोह क्रम से गाए या बजाए जाए तो उसे हम उल्लासित गमक कहते हैं। जैसे उदाहरण भी ले सकते, जैसे आरोह क्रम में जाना है, ग म प द नि नि ध नि रे सा सा नि ध प म ग म रे रे ध नि रे सा। जब किसी स्वर को आरोह क्रम में गमक से ले जाया जाए तो उसे उल्लासित गमक कहते हैं। प्लावित गमक। जब स्वर को 3/4 मात्रा काल में आंदोलित किया जाए जब स्वर को 3/4 मात्रा काल में आंदोलित किया जाए तो उसे प्लावित गमक कहते हैं। हुंफित, हुंफित गमक। जब हृदय में हुंकार की ध्वनि से गमक उत्पन्न की जाती है, जब हम अपने हृदय में हुंकार की ध्वनि से गमक उत्पन्न करते हैं तो उसे हम हुंफित गमक कहते हैं। सा पा सा पा सा पा पा। मतलब पंचम से डायरेक्ट मध्य सप्तक के पंचम पर, मंद्र पंचम से मध्य सप्तक के पंचम तक जाने को। तो जब हम नीचे जितना भी जाते हैं, जैसे गमक का प्रयोग ध्रुपद में बहुत किया जाता है, तानों में बहुत किया जाता है, बड़े ख्याल की बंदिशों में भी किया जाता है। जैसे हिंदुस्तानी संगीत में गमक का प्रयोग बहुत विख्यात है, बहुत प्रचलित है गमकों का प्रयोग। और गमक के भी कई प्रकार हैं जिनका हम एक एक करके वर्णन कर रहे हैं। मुद्रित, मुद्रित गमक। जब मुंह बंद करके गमक की जाए, जब मुंह बंद करके गमक ली जाए तो उसे मुद्रित गमक कहते हैं।
तरह से करते हैं, जैसे कोई बंदिश गा रहे हैं, बरसत आए। अब इसी में बरसत आए। तो नीचे जाने में जैसे गंभीरता, गमक तो एक गंभीर उच्चारण ही है, उसको यदि हम मुंह बंद करके लेते हैं तो वो मुद्रित में आ जाता है। मुंह बंद करके जब गमक ली जाएगी तो वो मुद्रित गमक में आ जाएगी। नामित, नामित गमक क्या है? जब स्वर मींड की भांति चलकर अपने स्थान से नीचा हो जाए। जब स्वर मींड की भांति चलकर अपने स्थान से नीचे आ जाए तो उसे नामित गमक कहते हैं। गरे मगा सा गरे मगा पा मा धा पा नी पा मा रे सा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लिया जाए, अपने स्थान से चलकर नीचे आ जाए तो उसे हम नामित गमक कहते हैं। मिश्रित गमक, हमारा अंतिम ये है 15वां मिश्रित गमक। जब ऊपर की गमकों में दो या दो से अधिक गमकों को मिश्रित करके प्रयोग में लाया जाए वो हमारा मिश्रित गमक हो गया। तो ये हमारा थोड़ा सा गमक का वर्णन है। भारतीय संगीत का प्रमुख अलंकरण में रहा है गमक। गमक का प्रयोग हम ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी आदि में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक करते चले आ रहे हैं। सौंदर्य वृद्धि के लिए गमक का प्रयोग हमेशा से होता रहा है। तो विभिन्न रूपों में होता है, जिनका अभी कुछ का वर्णन हमने किया है। गायन में रसानुभूति पैदा करने में गमक का महत्वपूर्ण स्थान है। रसानुभूति क्या है जानते हैं? हाँ, हम भाव स्पष्ट करने के, रस मतलब उस गीत का भाव क्या हुआ, उस गीत का मैसेज क्या हुआ, उसको स्पष्ट करने के लिए गमक का महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। गायन में अक्सर कोमलतापूर्ण गमक का प्रयोग किया जाता है। जैसे गायन है, स्वरों को या बहुत कोमल ढंग से प्रयोग करते हैं। जैसे एक होरी है, हिरी श्याम लला दलली की चला, इरी श्याम लला दलली की चला, भरी भरी अबीर गुलाल की झोरी, छूट न जाए नवेली कोई, बिन भीजे फिरे एहि ताक मिटोली, एरी कन्हैया घर चलो गुइया। सखी कह रही है अपनी दूसरी सखी से, एरी कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेल
किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं? गमक के छोटे छोटे उदाहरण है, जैसे कण का प्रयोग कर रहे हैं, मुर्की का प्रयोग कर रहे हैं, खटके का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब गमक के ही उदाहरण है। कोई चटकत कोई मटकत आवत, शब्दों का क्या प्रभाव पड़ रहा है बंदिश पे? कोई चटकत कोई मटकत आवत, नाचत कोई गति थोरी, नाचत कोई गति थोरी। चपल चाल चपलासी चमकी, चपल चाल चपलासी चमकी, झिझकत बदन मरोरे गुइया, झिझकत बदन मरोरे गुइया, आज खेल होरी कन्हैया घर चलू गुइया, आज खेल होरी। ठीक, इसमें थोड़े थोड़े गमक प्रयोग हुए, तो उनको कैसे प्रयोग करना है? मैम आपका गायन सुनने के बाद फिर ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा है मन नहीं होता है। पढ़ना ये तो एक थ्योरेटिकल चीज है, ये प्रैक्टिकल है। दोनों को हमने आपस में किस तरह से संयोजन करना है। नहीं मैम, आपका जो सुनते हैं ना तो अलग ही एक फीलिंग आती है। ये तो सब पढ़ा है, सब पढ़ा हुआ है। हाँ, सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन प्रयोग करके नहीं हाँ, देखा गया ना। हम इसलिए मैं बता उसको रही हूँ प्रयोग के द्वारा समझाते हैं कि उसको प्रैक्टिकली कैसे अपने गायन में इन्वॉल्व करना है। जी। जैसे जबरदस्ती गमक लगाओगे या जब रियाज से लगाओगे तो वो सुर में लगेगा बेटा। जब एक रियाज के द्वारा लगाओगे तो वो सुर में रहेगा। अदरवाइज जबरदस्ती हम करेंगे, बंदिश हमारी प्रैक्टिस में ना हो या होली गीत प्रैक्टिस में ना हो, फिर हम गमक लगाएंगे तो वो सुर से हटेगा। लेकिन जब प्रॉपर रियाज के द्वारा लगेगा तो वो ना तो एक भी खटका बेसुरा होगा, ना एक भी मुर्गी बेसुरी होगी, ना तुम्हारा कण बेसुरा होगा, और बंदिश के साथ साथ चलेगा। तुम भी आनंद फील करोगे और श्रोता भी, सुनने वाले को भी आनंद मिलेगा और जो गा रहा है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सबके लिए एक आनंद की रसानुभूति होगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। और संगीत का पहला उद्देश्य यही होता है, श्रोताओं का मनोरंजन करना। उस उद्देश्य को हम पूरा करते हुए अपने उसमें आगे बढ़ते जाएं कि अच्छा आज होली का माहौल है तो हम होली गीत गा लें, या सावन का माहौल है तो हम कजरी गीत गा लें, या आज घर पे शादी है तो बन्ने बन्नी गा लें। तो वो संगीत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जो हमारे साथ साथ चलता रहता है और चलता रहेगा, चलता रहा है और चलता रहेगा। और हमको उसके साथ साथ हमें चलना है कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है हमें। अच्छा आज घर में इस तरह का माहौल है या पूजा है तो क्या होना चाहिए, शाम को अच्छा बच्चे का जन्मदिन है तो आज हमें किस तरह का। और छोटी छोटी गोष्ठियाँ होती रहती तो एक आपस में विचारों का आदान प्रदान रहता है। अच्छा ये ऐसा गा रहा है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, ये तो मुझे भी सीखना चाहिए। ये एक दूसरे से एक लेने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए और एक स्वस्थ वातावरण में, जिसमें कोई ये ना हो कि हमारी चीज हमारा उसका कुछ नहीं होता है। बेटा बच्चों, संगीत सिर्फ संगीत होता है, वो किसी का नहीं होता है। संगीत सिर्फ संगीत होता है। जैसे राग सिर्फ राग है, उसको हम गाएंगे तो अपने ढंग से गाएंगे, तुम गाओगे अलग ढंग से गाओगे, और ये आलोक जी गाएंगे ये भी अपने ढंग से गाएंगे। तो हर व्यक्ति का जो गाने का ढंग होता है, कण मुर्की खटके जमजमा घसीट पुकार, ये सब जो प्रयोग करने का ढंग होता है हर एक का अलग होता है। इसीलिए हर एक की राग गायन अलग होती है। तुम किसी का किसी से मेल नहीं कर सकते हो। सबका गाने का तरीका, सबका स्वरों को लगाने का तरीका, आलाप लेने का ढंग, तान लेने का ढंग, बोल बनाव का तरीका सबका अलग होता है। किसी का तुम्हें एक जैसा कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं शास्त्रीय संगीत रागों में बंधा है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीडम इसी में है। कैसे भी आलाप ले लो और मुखड़ा पकड़ के सम पे आ जाओ। कैसे भी आलाप ले लो, कैसे भी तान उठा लो, दूसरी से उठा लो, तीसरी से उठा लो, चौथी से उठा लो, फिर मुखड़े को देखा, अपनी जगह देखी, फिर हम सम पे आ गए। तो कितना फ्रीडम है, ऐसा फ्रीडम कहीं मिलेगा?
किसी भी उसमें नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा बच्चों। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि गमक भारतीय संगीत की ऐसी विशेषता है जो इसे पाश्चात्य संगीत से अलग करती है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। पाश्चात्य संगीत में गमक का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे भारतीय संगीत में होता है। अच्छे से होता रहा है, पहले भी होता रहा है और आज भी हो रहा है। ये पॉइंट नोट कर सकते हो। गमक का प्रयोग भारतीय संगीत की एक ऐसी विशेषता है जो इसे पाश्चात्य संगीत से अलग करती है। कर्नाटक संगीत में आज भी इनमें से अनेक गमकों का प्रयोग मिलता है, कर्नाटक संगीत में भी। जैसे कर्नाटक संगीत का भी सुना हो, नारद मोहन वेणुगान मदलय पायुदे कन्हायन बनम वे। अब कितना रिदमिक है, कितना रिदमिक है। मैंने तो सिर्फ एक ही लाइन गाई है, नारद मोहन वेणुगान मदलय पायुदे कन्हायन बनम वे। गमक का बहुत अच्छा प्रयोग है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ रिदम है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ रिदम है और गमक का भरपूर प्रयोग है। तो भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत दोनों में ही गमक का भरपूर प्रयोग किया जाता है, किंतु पाश्चात्य संगीत हमारा गमक का प्रयोग नहीं होता है। यही एक ऐसी विशेषता है जो इसे पाश्चात्य संगीत में नहीं है। गमक का प्रयोग पाश्चात्य संगीत में बिल्कुल नहीं किया जाता है। पाश्चात्य संगीत में हारमोनी है, मेलोडी है, कॉर्डिंग है, हारमोनी है, ये सब कुछ है, लेकिन ये गमक नहीं है। ये एक ऐसी विशेषता है जो इसे कर्नाटक संगीत और भारतीय संगीत से अलग करती है। विशिष्ट स्वर कंपनों को गमक कहकर पुकारा जाता है। उन्हें खटका, मुर्की, गिटकिड़ी, जमजमा, मींड आदि नामों से भी संबोधित करते हैं। जैसे ये तो प्राचीन नाम हो गए, उल्लासित, प्लावित, हुंफित, मुद्रित, ये हमारे प्राचीन नाम हो गए। और इन्हीं को आधुनिक नाम दिए गए। वो क्या हो गए हमारे? खटका। जैसे कोई गा रहा है, अरे कितना सुंदर खटका लगा है, या कितनी सुंदर मुर्की ली अभी, या कितना सुंदर गा रहा है। और एक दूसरे को खूब अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जो भी अच्छा करता है खूब अप्रिशिएट करो, क्योंकि संगीत तो सिर्फ संगीत है, वो हर चीज से जुड़ा है। खुद भी करो और सबको सुनाओ। अपने संगीत से सबको आनंदित करो, सबको आनंदित करो। यदि ईश्वर ने तुम्हें एक ऐसा गला दिया है या तुम्हें इस योग्य बनाया है तो बिल्कुल करो बच्चों। हम जिस लायक हैं हमें अपना 100% देना चाहिए। और ये मेरा मैसेज हर बच्चे के लिए, जिस लायक हम हैं अपना 100% हमें देना चाहिए। तो संगीत हमारा ऐसा हो कि हम दूसरों को आनंद दे सकें या मन का रंजन कर सकें, खुश कर सकें। कभी भी खुद को देखो, जैसे आज थोड़ा सा लग रहा है, जैसे कभी खुद अपना मन उदास हुआ, चलो अच्छा सा गाना गाते हैं तो थोड़ा मन बदल जाए। ऐसा होता है ना जी। कि जैसे पूरा मिजाज ही बदल जाता है, पूरा दिन बदल गया, अच्छा सा गुनगुना लिया, अब अच्छा लग रहा है। ऐसा महसूस किया है कभी? कभी ऐसा महसूस किया? जी। ये ऐसा होता है। इसलिए संगीत पहले भी वो हमारा जीवन का अभिन्न अंग था और आज भी है। जैसे सुबह होते ही लगता है कि कुछ अच्छा संगीत सुनने को मिले, या कुछ अच्छा सुनने को मिले, या गाने को मिले, या हम दूसरों को खुशी दे सकें अपने गाने से, अपने गायन से हम दूसरों को खुश कर सकें। तो ऐसा मेरे हिसाब से बच्चों करना चाहिए खुशी के लिए। तो हिंदुस्तानी संगीत में हृदय से जोर लगाकर गंभीरता पूर्वक उच्चारण करके जो तान या स्वर प्रयोग किया जाता है गमक कहलाता है। अब हृदय से हम कैसे जोर लगाएंगे?
कभी अप्लाई किया तानों पर? मरी रनी रनी रा, कहाँ जोर लगा? मरी रनी 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 रा, मरी पापा मा पानी पा मा पा गा मरी रनी रा, रे मा पानी मा पा गा मरी रा, मा पानी रानी रानी पा मा पा गा मरी रा। आई गमक से तान। मरी रनी 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 रा, मरी पापा मा पानी पा मा पा गा मरी रनी रा, रे मा पानी मा पा गा मरी रा, मा पानी रानी रानी पा मा पा गा मरी रा, बारा सन आए। तो इस तरह से तान में गमक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मरी सरी सनी सनी पनी नी पा मा पा पा मा गा मा मरी सा मा रे पा पा मा नी पा सा सा नी रे सा मा रे सा नी पा पा मा पा गा मरी सा नी बा रा सन आए। इस तरह से तानों में गमक का प्रयोग किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। ठीक है। कोई सुनाएगा? तान करेगा किसी भी राग में? मैम आपने साउथ इंडियन भी सीखा है? नहीं, साउथ इंडियन नहीं। जैसे आपने अभी गाया था। हाँ, जो साउथ का वो मैंने कुछ दिन गाया था बस। अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल मैम, तभी तो पूछ रहा है। इतना अच्छा मतलब कैसे गा सकता कोई बिना सीखे वो भी साउथ इंडियन? हाँ, साउथ इंडियन नहीं है, हम हैं तो यहीं के, बेसिकली कानपुर के ही हैं बच्चों। बस सुन के ही जैसे एक अभ्यास करके। हाँ, अभ्यास करके गुरुजनों का आशीर्वाद है। जैसे शास्त्रीय संगीत जो कोई सीखता है वो कोई भी गीत, पद्धति, प्रणाली, कोई भी पद्धति कॉपी कर सकता है। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है। मैम आपने किस घराने से सीखा था? किराना घराना, फिर ग्वालियर। तो ये था हमारा गमक। स्वरों को आगे पीछे हिलाना या गंभीरता पूर्वक लेना, आगे पीछे हिलाना, गंभीरता पूर्वक लेना या नाभि से गाना, हृदय में जोर लगाना, ये हमारे गमक के प्रयोग थे। जो भी थे हमारे गमक के प्रयोग थे। मैम घरानेदार गायकी में ज़्यादातर होंगे गमक का उपयोग करते हैं। हाँ, गमक का और भी इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग होता है। गंभीरता पूर्वक जैसे जोरदार गायन किस घराने का था? ग्वालियर का था। ग्वालियर घराने से थे, जिसमें जोरदार गायकी थी हमारी। राजा भैया पूछ वाले और भी रहे, कई संगीतज्ञ रहे हैं। एकदम खुली आवाज। हाँ, जिनकी खुली आवाज रही है। क्या? मैम एक क्वेश्चन हाँ, हाँ, कंफ्यूजिंग था। जो लय रखते हैं हम ग्वालियर ग्वालियर में, में, वो मतलब कैसी होती है? मतलब विलंबित होती है, विलंबित ज़्यादा मतलब- होती है या मध्य लय विलंबित के बीच में होती है? अति विलंबित में भी। ग्वालियर घराने में जो लय होती है वो क्या होती है? मतलब मोस्टली मैम जैसे किराना में बहुत गाढ़ लय रखते हैं, धीरे से वो चलता है स्वरों पर एक एक करके। वो किराना घराना, किराना में जो उसकी स्पेशलिटी है। तो ग्वालियर में जैसे आपने किराना घराना सूक्ष्म गायकी पे ज़्यादा जोर देता है, और जो ग्वालियर घराना है वो जोरदार गायकी पे रहता है। जोरदार गाएगी। हाँ, जोरदार तो गायकी मैम पे। इसकी लय भी मतलब थोड़ी बड़ी रहेगी, मतलब बड़ी हाँ, लय ये में। नहीं, लय का संबंध इससे नहीं है कि लय बढ़ी रहेगी। एक क्वेश्चन आया था मैम, मतलब हाँ। उसमें क्या कहते हैं? अगर मैम जोरदार गायकी होगी तो वो अति विलंबित में नहीं हो पाएंगे ना मैम। नहीं, वो ऐसा नहीं है। विलंबित में भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो मैम कलाकार के ऊपर डिपेंड हाँ। करता है कैसे। वो आर्टिस्ट के ऊपर या संगीत कलाकार कैसा है, वो किस लय में गाना चाहता है, इसका लय से कोई संबंध नहीं है। घराने का लय से कोई संबंध नहीं है। जैसे ग्वालियर घराने की गायकी खुली गायकी है, जोरदार गायकी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हाँ। से बड़े बड़े कलाकार हुए, गाए, खूब गाए। आज भी मतलब कई लोग हैं कलाकार ग्वालियर घराने से, तो उनका जो गायन रहता है कि खुली गायकी है, मतलब जरा भी कहीं उसमें वो ये चीज़ें नहीं हैं। उसका लय से हमारे कोई संबंध नहीं। लय डिपेंड करती है गाने वाले के ऊपर कि वो
बड़े ख्याल में कितनी विलंबित लय लेकर चलेगा, जी कि वो अपने गायन की शुरुआत किस लय से करेगा, 48 से करेगा या 24 से करेगा, इस तरह से ये उसके ऊपर खुद डिपेंड करता है। तो ये हमारा गमक का इसी में हम आगे चलते हैं। संगीत में काकू, काकू के बारे में जानते हैं? जी बता सकते हैं मैम, काकू क्या है? एक जनरल में बोले तो स्वरों का जो उतार चढ़ाव है, कहीं पे सॉफ्टनेस है, कहीं पे हमने उसको जैसे मुर्गी हाँ 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 बहुत- बिल्कुल। का लगाओ एक तरीके का मॉड्यूलेशन वॉइस Modulations, का, और dynamics. उससे कंठ में ध्वनि की भिन्नता, विकार ध्वनि विकार वॉइस हाँ। मॉड्यूलेशन। कंठ में जो ध्वनि की भिन्नता है उसको संगीत में हम काकू कहते हैं। ठीक है, क्या मॉड्यूलेशन क्या है, कुछ स्पष्ट करें। मैम जैसे हम बोल रहे होते हैं, स्वरों का जो मॉड्यूलेशन होता है, कभी हम ऊंचे स्वर में बोलते हैं, किसी को हाँ, बुलाते हैं, किसी को नीचे स्वर में बुलाते हैं, किसी को बहुत सॉफ्टली बुलाते हैं, हाँ, किसी हाँ, चीज़ हाँ। को जोर में, तो ये उसी मॉड्यूलेशन को, वेरिएशन को ही कहते हैं, काकू कहते हैं। जैसे किसी को हम बहुत उससे बुला रहे हैं, या किसी को हमने आक्रोश में बुलाया तो आवाज ऊंची हो गई या सुर ऊंचा हो गया। एक ही बात मतलब हाँ। कई तरीके से कह सकते हैं। एक ही चीज को हमने किस तरीके से कितने ढंग से कहा, जैसे आओ आओ ना, इस तरह से, कि ये जो मॉड्यूलेशन है कि एक ही चीज को हम किस तरह से, अरे भाई आते क्यों नहीं हो, अरे भाई तुम सब आते क्यों नहीं हो, इतना टाइम क्यों लगा दिया, ये डांट दिया या कुछ किया। तो ये जो वेरिएशन हुए, जो हमारी आवाज में वेरिएशन हुए, इसको संगीत में जब प्रयोग करते हैं तो उसे संगीत में काकू कहते हैं। इसको इस तरह से, जैसे संगीत में काकू हम समझेंगे, जैसे होरी 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 खेलत लाड। अब नंदलाल कैसे होली खेलते हैं भाई? होली खेलने के लिए तो एक भाई लाज शर्म तो नहीं, इससे तो नहीं खेली जा सकती भाई। स्मार्ट थे कन्हैया जी भी उस समय के, तो वो खेलत नंदलाल चंदन तर कुम कुम की सर उड़ावत भर 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 गुलाल होरी 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 खेलत नंदलाल। तो किस जैसे हमने प्रयोग किया भर 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 गुलाल, तो इस शब्द का हमारी आवाज में क्या मॉड्यूलेशन रहा, गौर किया था? उड़ावत भर 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 गुलाल, ये हमारा काकू प्रयोग है कि हमें किस तरह से प्रयोग करना है। ठीक। मैम काकू और गमक में कैसे फर्क करेंगे तब? क्योंकि गमक में भी हाँ 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 हाँ, इसमें गमक भी है, काकू भी है। जी। हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इसने। से गमक हृदय से, नाभि से, काकू कंठ से। गमक का प्रयोग हम कहाँ से करते हैं? हृदय से। हृदय से और नाभि से। और काकू का प्रयोग हम कैसे करते हैं? कंठ। कंठ से। ये बहुत अच्छा पॉइंट निकल कर आया कि भाई गमक और काकू में भेद हम किस तरह से करेंगे, कि हम काकू प्रयोग कर रहे हैं यार। कंठ की भिन्नता से ध्वनि में जो भिन्नता पैदा होती है, थोड़ा सा नोट कर लें। कंठ की भिन्नता से ध्वनि में जो भिन्नता पैदा होती है उसे काकू कहते हैं। कंठ में जो ध्वनि तंत्रियां हैं उनके स्पंदन से ध्वनि निकलती है।
ये आगे कंठ से निकल रहा है काकू हमारा, ठीक है। कंठ में जो ध्वनि तंत्रियां हैं उनके स्पंदन से ध्वनि निकलती है। इसी तरह तंतु वाद्यों में तारों के छेड़ने से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी तरह तंतु वाद्यों में तारों के छेड़ने से ध्वनि उत्पन्न होती है। हारमोनियम, बांसुरी, शहनाई आदि सुषिर वाद्यों में वायु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। और हमारी ध्वनि में मनोभावों को व्यक्त करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। हमारी जो ध्वनि है, आवाज है, उसमें हमारे मनोभावों को व्यक्त करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। जैसे हम डर में बोल रहे हैं, डरी हुई आवाज एकदम अलग होगी। या शोक में बोल रहे हैं, किसी चीज से हम शोक में है तो हमारा शोक की आवाज अलग होगी। या किसी खुशी में है, अपार खुशी में हमें खुशी मिली तो हेलो, हाँ कैसा, आज तो बहुत खुश हूँ, ऐसा करते चलो आज पार्टी, तो एक खुशी वाली आवाज एक अलग होती है। और जैसे किसी का मोबाइल गिर गया, यार आज तो बहुत बुरा हुआ और मैं बता नहीं सकता कि आज तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान। तो ऐसी आवाज में हमारे मनोभावों को व्यक्त करने की अपार क्षमता होती है। जैसे घर पे फोन करते जैसे माँ नहीं समझ जाती, ऐसा क्या बात है भाई बता दो। तो मैं ये इस चीज को बताना चाहती हूँ कि संगीत में काकू भेद इसी मनोभावों पर ही आधारित है। हमारा जो संगीत में काकू भेद है, इन्हीं मनोभावों पर ही आधारित है। से शोक, भय, प्रसन्नता, प्रेम। शोक, भय, प्रसन्नता, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने के लिए जब ध्वनि या आवाज में भिन्नता आती है, यही चीज हम कह रहे थे ना, जब भिन्नता आती है तो उसे हम काकू कहते हैं। ये पॉइंट नोट कर लें। शोक, भय, प्रसन्नता, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने के लिए जब ध्वनि में भिन्नता आती है तब उसे काकू कहते हैं। काकू का प्रयोग मानव के साथ साथ पशु भी करते हैं। क्या जानते हो तुम लोग इस चीज को? जैसे डॉगी का भौंकना, हाँ, बिल्लियों का बोलना, हाँ, इस तरीके से। हाँ। काकू का प्रयोग मनुष्य के साथ साथ पशु भी करते हुए पाए जाते हैं। जैसे कुत्ते की आवाज जैसे वो अपने स्वामी से जब मनुहार करता है कि मुझे बाहर ले चलो या घुमाने ले चलो, तो उसकी आवाज में कुछ अलग भाव होगा। और जब वो किसी चोर को देखकर भौंकता है तो उसके भौंकने की जो आवाज होती है वो चेंज हो जाती है, तो घर का स्वामी जान जाता है कि कुछ अप्रिय घटित होने वाला है। इसीलिए व्यक्ति कुत्ते को रखता है कि हाँ, उसके जब वो कुछ अप्रिय घटता है तो कुत्ते की आवाज में फर्क आ जाता है, तो उसके भौंकने की जो प्रक्रिया होती है उसमें फर्क पता चल जाता है, उसमें कठोरता या भयावहता आ जाती है। तो इससे गृह स्वामी को पता चल जाता है कि कुछ अप्रिय घटित हो रहा है, तो वो सतर्क हो जाए, ताकि वो सतर्क हो जाए। तब उसकी आवाज या काकू बदल जाती है। तो ये चीज पता चली।
आवाज यानी ध्वनि कंठ में ही काकू है, तो उसका जो बोलने का ढंग है या अपने को व्यक्त करने का ढंग है वो बदल जाता है। तो गृह स्वामी को पता चल जाता है कि कुछ अप्रिय घटित होने वाला है, तो वो सतर्क हो जाता है। उस समय उसकी आवाज में एक प्रकार की विवशता तथा विनय का भाव पाया जाता है। जब वो उससे अपने स्वामी से कुछ करने को कहता है तो उसके विवशता और विनय का भाव, कि वो प्रेम से कहता है कि मुझे बाहर ले चलो या कहीं घुमाने ले चलो। और जब कोई अप्रिय घटित होता है तो उसकी आवाज में कठोरता आ जाती है, भयावहता आ जाती है। इसी प्रकार बिल्ली किसी के द्वारा अपने बच्चे को छेड़ते समय विरोध प्रकट करती है, कि कोई उसके बच्चे को छेड़ता है तो वो एकदम से दौड़ती है, तो उसकी आवाज फर्क होती है। और यदि इसे कुछ चाहिए होता है आपसे तो बहुत धीमे से बोलेगी, म्याऊं करके बोलेगी। तो इस तरह से काकू की भिन्नता जानवरों में भी देखने को मिलती है। यानी भाव तो जानवर में भी होते हैं। तो मनुष्य तो एक संवेदनशील प्राणी है ही, लेकिन भावनाएं तो पशुओं में भी पाई जाती हैं। जब उसमें भी भावनाएं हैं, मनुष्य में भी भावनाएं हैं, तो हमारी जो आवाज बदल जाती है। जब एकदम से कुछ अप्रिय घटित होता है तो हमारी काकू आवाज यानी काकू बदल जाती है। और जैसे कुछ अच्छा होता है तो हमारी आवाज, खुशी की आवाज एकदम अलग होती है, प्रसन्नता की एकदम अलग होती है, प्रेम में हमारी आवाज चेंज हो जाती है। ऐसा होता है। इसी तरह पशुओं में भी होता है। उन्हें जब कुछ चाहिए होता है बहुत प्यार से बोलेंगे, आपसे ये करेंगे। और जब जैसे वो कोई उनके बच्चे को छेड़ता है या कुछ करता है तो उनकी आवाज बदल जाती है। ये हमारा काकू हुआ, मनुष्य में एवं पशुओं में। पशुओं की अपेक्षा मानव जाति में काकू का विशेष प्रयोग पाया जाता है, विशेष रूप से पाया जाता है। जैसे अफसर अपने चपरासी को कहीं भेजने के लिए कहता है तो जाओ, तब उसकी जाओ में एक अलग भाव होता है, भाई जाओ तुम ये काम करना हो। और यही शब्द एक विद्यार्थी छुट्टी पाते समय अपने गुरु के मुख से सुनता है तो कुछ और प्रकार की काकू होती है। भाई गुरुजी से छुट्टी चाहिए तो एक विनय का भाव रहेगा कि गुरुजी आज तो हमें ये काम है, आप ऐसा करिए, आप मुझे आज की छुट्टी दे दीजिए। तो वो एक विनय का भाव आएगा तो काकू बदल जाएगी। और एक अधिकारी अपने चपरासी से किसी काम को कहने के लिए कह रहा है तो एक आदेश वाला टोन रहेगा, तो भाई जाओ तुम ये काम करके लाओ, ये काम तो आज तुम्हें करना ही है, आज इसमें कोई वो इफ एंड बट नहीं चलेगा। तो उसकी काकू अलग बदल जाती है। और जब विद्यार्थी अपने गुरुजी से विनय का भाव कर तो उसकी आवाज एक अलग रहेगी, कि विनय पूर्वक रहेगी। तो यहाँ हम ये कहेंगे अफसर का और गुरुजी का शब्द तो एक ही है, किंतु काकू पृथक पृथक है। इस प्रकार गायन में काकू प्रयोग सुनने में आते हैं। गायन में तो काकू का प्रयोग सुनने में ही आएगा। जैसे भी काकू, गायन में काकू किस तरह प्रयोग किया जाए। वीर रस के गीत होते हैं, उन्होंने कभी उनको गाते समय महसूस किया है? हाँ, उत्साह का संचार होता है। कोई शोक गाना रहेगा तो उसमें जो है मन उदास टाइप। हाँ हाँ, जैसे देशभक्ति गीत वगैरह गाओ तो उनकी बात ही बिल्कुल अलग होती है। मैम ठुमरी में भी ऐसे कुछ होता है? हाँ हाँ। गायनाचार पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जब सूरदास जी का लोकप्रिय पद मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, तो इसमें विनय का भाव है। एक विनय का, कि माता अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया। ये जो झूठी शिकायत कर रहे हैं, जो ग्वाल वाल है, ये सब झूठी शिकायत कर, जबकि ऐसा नहीं होता, वो सही शिकायत करते हो। लेकिन उनकी जो कहने का अंदाज होता है ना कृष्ण भगवान के, कि मैंने माखन नहीं खाया है, तो अपनी बात को कैसे सिद्ध करते हैं, ये तो उनका कृष्ण जी का अपना भाव सूरदास जी ने व्यक्त किया है। मैं नहीं माखन खाया। तब मैया शब्द में वो विभिन्न काकू प्रयोग इस खूबी से करते थे कि श्रोतागण कभी तो हंसने लगते थे और कभी आनंद आंसू बहाने लगते थे। एक ही शब्द में कहीं तो रोष तथा झुंझलाहट का भाव होता है और कहीं माता के प्रति विनम्रता होती थी। मतलब उस एक ही शब्द में वो कई भाव एक साथ दिखा देते थे। कभी कभी उसमें करुणा होती थी तो कभी उससे वेदना निसरत होती थी। यही काकू का ही चमत्कार था। तो इस भजन में काकू का ही पूरा चमत्कार था। नाटक में
जब किसी पात्र के संवादों द्वारा कोई विशेष भाव व्यक्त कराया जाता है तब वह काकू बहुत सहायक होता है। नाटक में जैसे काकू का प्रयोग जैसे रस निष्पत्ति के लिए होता है, तो नाटकों में इसका बहुत प्रयोग होता है। जी। फिर कोई रस कैसे व्यक्त होगा? जी, रुकी न जो, झुकी न जो, दबी न जो, मिटी न जो, रुकी न जो, झुकी न जो, दबी न जो, मिटी न जो, हम वो इनकलाब है जुल्म का जवाब है, डान डा 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 हमी तो ख्वाब है, रुकी न जो। तो हमारा वीर रस आए, और इसको हम अगर इस ढंग से ना गा के रुकी न जो, झुकी न जो, दबी, तो हमारा वीर रस नहीं आएगा। इसी को काकू प्रयोग कहते हैं। हम कैसे गा रहे हैं? रुकी न जो, झुकी न जो, दबी न जो, मिटी न जो, रुकी न जो, झुकी न जो, दबी न जो, मिटी न जो, हम वो इनकलाब है जुल्म का जवाब है, डा 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 हमी तो ख्वाब है, रुकी न जो। तो देशभक्ति आया, हमारे अंदाज में आया, तो हमारा काकू बदल गया। और यदि हमने इसको इस तरह से गाया, रुकी न जो, झुकी न जो, दबी न जो, मिटी न जो, हम इनकलाब हैं जुल्म का जवाब है, तो वो अंदाज देशभक्ति का नहीं आएगा। ये यहाँ हमारा काकू बदल गया। ये हमारी काकू की भिन्नता पहचान लिया बच्चों। मैं यही कहना चाह रही थी कि हम उसको उदाहरण के द्वारा कैसे तुम लोगों को बता पाए। तो इस जगह जब हमने काकू बदला तो ये बिल्कुल भी देशभक्ति गीत पर शूट नहीं कर रहा है। तो कहाँ किस अंदाज से हमें आना है, किस अंदाज को अपने गले में, कंठ में प्रयोग करना है, यही हमारा काकू भेद है। ठीक। श्रृंगार रस का गीत हम किस ढंग से गाएंगे, या वियोग रस का गीत, वियोग श्रृंगार का गीत किस तरह से गाएंगे? ठीक है बच्चों। से बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको, तो ये गीत में आज भी लोग क्यों रोते हैं? वियोग श्रृंगार का यूज हाँ। किया। इस गीत को सुन करके आज भी लोग, रफ़ी जी का गाया हुआ है, उन्होंने इस अंदाज से गाया है, उन्होंने जिस काकू का प्रयोग किया है, वो काकू लोगों को मतलब आंसू आने पे मजबूर कर देता है। कभी फिर से तुम आज जाके सुनना घर पे, सच में आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक ये है कि इसमें बाबू हाँ। का ये घर बहना, हाँ, किशोर जी। हाँ। तो ये जो ये गीत साधारण गीत नहीं रहे, ये अपने आप में ही पर्याप्त है। ये आपके जो काकू है, आपकी भावनाओं को, आपके मनोवेगों को, आपके संवेगों को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है ये गीत, कि आप खुद महसूस करोगे, अरे आज तो सच में मतलब याद आ गई, या मायके की याद आ गई, या वाकई में कि जो लड़की जब अपना घर छोड़ती है तो वो कैसा महसूस करती है, या उसके पिता को कैसा महसूस होता है जब उसकी बेटी अपना घर छोड़ के जाती है, तो उसके पिता कैसा महसूस करते हैं। तो हमारे जो संवेग है, मनोवेग है, इन्हीं गीतों के माध्यम से हमारे जो मनोभाव है, तो उसका जो काकू प्रयोग होता है, इसी को संगीत में काकू का प्रयोग कहते हैं। इसी को संगीत में काकू प्रयोग कहते हैं। इसी में आगे चलते हैं। जब कोई अभिनेता काकू का प्रयोग करने में जितनी कुशलता से समर्थ होगा, वह अपने अभिनय को भी, एक्टिंग को भी उतना ही सफलतापूर्वक निभा सकेगा। भाई काकू प्रयोग क्या है? अभिनेता लोग क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं भाई, अपने जो फीलिंग्स हैं, अपने जो डायलॉग्स होते हैं, अपने जो वो बोलते हैं, तो उसके माध्यम से दर्शकों की भावनाओं को ही तो निकालते हैं कि भाई वो क्या एक्ट प्ले कर रहे हैं, को वो क्या बताना चाह रहे हैं, उस एक्ट के माध्यम से जनता को क्या बताना चाह रहे हैं।
नाट्यशास्त्र के 17वें अध्याय में भी काकू की विशद व्याख्या पाई जाती है। नाट्यशास्त्र के 17वें अध्याय में भी काकू की विशद व्याख्या पाई जाती है। उसमें छाती, कंठ, सिर आदि काकू के स्थान बताए गए। अब गमक के स्थान तो तुम्हारा हृदय नाभि हो गया। अब ये चीज आ गई आलोक। काकू के स्थान बताए गए छाती, सिर, छाती यानी हमारा ये चेस्ट, लंग्स वाला पार्ट, लंग्स का, सिर व कंठ काकू के स्थान बताए गए हैं। किस काकू से कौन से रस की सृष्टि होती है? अब काकू के भी भेद बताए गए। संगीत रत्नाकर में शारंग देव जी ने काकू के भी भेद बताए हैं कि प्रकीर्णा अध्याय में काकू के 6 प्रकार बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं 6 प्रकार? स्वर काकू, राग काकू, क्षेत्र काकू, हाँ क्षेत्र काकू, देश काकू, यंत्र काकू, और एक और है अन्य राग काकू। हाँ 6 प्रकार हैं। हमारा पहला है हमारा स्वर काकू, दूसरा है, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, स्वर काकू, राग काकू, अन्य राग काकू, देश काकू, क्षेत्र काकू, और यंत्र काकू। पहला है हमारा स्वर काकू। स्वर काकू क्या है भाई? किसी स्वर में 1-2 श्रुति कम कर देने से या 1-2 श्रुति बढ़ा देने से जो दूसरे स्वर की छाया आती है उसे हम स्वर काकू कहते हैं। किसी भी स्वर में 1-2 श्रुति कम कर देने से या 1-2 श्रुति बढ़ा देने से जो किसी अन्य स्वर की छाया आती है उसे हम स्वर काकू कहते हैं। इसको कभी अप्लाई किया है? नहीं किया है। मैम जैसे मारवा का ऋषभ है और तोड़ी के ऋषभ की बात करें, भैरव के ऋषभ की बात करें, हाँ। उसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। या तोड़ी का गंधार हम ले तो, और काफी का गंधार ले तो उसमें क्योंकि उतरा हुआ है तोड़ी में, हाँ हाँ मारवा में ऋषभ चढ़ा हुआ है, तो इस तरीके से अगर है तो स्वर काकू में आ सकता है। हाँ, कल हमने श्रुति के चैप्टर में ये चीज़ें बताई हुई थी। कल हमारा जो पहला चैप्टर था स्वर और श्रुति का, उसमें यही चीज़ें बताई थी कि भाई किसी राग में अति, जैसे दरबारी में अति कोमल गा है, जी तोड़ी का गंधार अलग है जी और दरबारी का गंधार अलग है, तो दोनों में भेद हुआ। जी इसी तरह रे का प्रयोग तोड़ी में अलग ढंग से और मारवा में अलग है, अलग ढंग से। तोड़ी का ऋषभ अलग है और मारवा का ऋषभ अलग है। तो कुछ श्रुतियों को कम ज्यादा कर देने से, यही बात यहाँ भी बताई गई स्वर काकू में, जो दूसरे राग की, दूसरे स्वर की छाया आ जाती है, जैसे 1-2 श्रुतियाँ कम कर देने से या 1-2 श्रुतियाँ बढ़ा देने से जो अन्य स्वर की छाया आ जाती है उसे हम स्वर काकू के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। राग काकू, नोट कर लीजिए। स्वर काकू नोट किया? मैम इसमें श्रुति को कुछ अधिक या कम कर देने से एक स्वर की दूसरे स्वर में जो छाया दिखाई देती है
है वह स्वर काकू है। मैं श्रुतियों को कुछ कम कर दिया कहीं और कुछ श्रुतियों को बढ़ा दिया तो दूसरे स्वर की जो छाया दिखाई देने लगती है उसे हम स्वर काकू के नाम से जानते हैं। ये हमारा स्वर काकू हो गया। अब आया हमारा राग काकू। राग काकू किसी राग की जो मुख्य छाया है, किसी राग की जो मुख्य छाया है वह राग काकू कहलाती है। से विलास का नहीं तोड़ी सीखा हुआ है, जी कोई बताएगा मुख्य छाया क्या है विलास खानी तोड़ी की? मैम भैरवी का उसमें आता है क्योंकि भैरवी में मिला के तोड़ी को भैरवी में तोड़ी अंग मिलाकर एक तरीके हाँ 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 उसका निर्माण किया गया है। हाँ, शाबाश। भैरवी के स्वरों को तोड़ी अंग से गाया जाता है। तोड़ी अंग से गाने में वो विलास खानी तोड़ी बन जाता है। जी तो कोई गा के बताएगा? मैं बता। थोड़ा कोशिश करूँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सारे माँ सटा। मैम एक्चुअली कफ कोल्ड हुआ है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। सारे नी दा सा सारे गा रे गा मा गा रे सा सारे गा रे गा पा दा नी धा मा रे गा रे सा रे नी दा सा। ठीक है, शाबाश। और कोई? ग प धा मा गा रे सा, ये भी मतलब उसका मतलब फ्रेज है। अपूर्वा? अभी नहीं। और देखे गाया नहीं है। क्या नाम? वैशाली। वैशाली? वृशाली। वृशाली। अच्छा अच्छा, ये कानपुर से? जी। गा पा धा नी धा मा गा रे नी धा सा। ठीक है, चलन ठीक है। आलो? नहीं। तो क्या है विलास खानी तोड़ी कैसे लगाते हैं? सिर्फ कुछ स्वरों को जैसे हमने लगाया और वो लगाते ही तुमने जान लिया कि मैम जी है ना, रे नी ध सा रे गा पा गा पा धा सा रे नी धा मा गा रे सा रे नी धा सा। तो कुछ जो मेन स्वर हमने लगाए जिसमें सामने श्रोता ने पकड़ लिया कि मैम ये वाला राग गा रही है या जो भी कलाकार है वो अमुक राग गा रहा है। तो जो राग की मुख्य छाया होती है उसे हम राग काकू कहते हैं। ये हमारी विलास खानी तोड़ी की मुख्य छाया हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? राग काकू। अब आते हैं हम अन्य राग काकू पर। अन्य राग काकू क्या है? जो किसी अन्य राग की हाँ हाँ, जब किसी अन्य राग की छाया दिखाई देती है तो उसे हम अन्य राग काकू कहते हैं। ये तो अपने नाम से ही स्पष्ट है। जब राग में किसी अन्य राग की छाया दिखाई देने लगे तो उसे हम अन्य राग काकू कहते हैं। आविर्भाव तिरोभाव को इससे रिलेट कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे पहले हम तिरोभाव दिखाते हैं फिर उसमें आविर्भाव में आते हैं। हाँ, इसको रिलेट कर सकते हैं। देश काकू। देश काकू क्या है? मैम डिफरेंट जो अलग अलग रीजन्स में कल्चर हैं क्षेत्रों के, हाँ गायन शैली है वहाँ की है, वहाँ की क्या है, और वहाँ पे जैसे कि स्वरूप भाषा भाषा बोलचाल का है। तरीका ये बड़े लेवल पे जैसे नेशनल लेवल पे देखा जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश या और अलग स्टेट में कैसी है, उस हिसाब से इसको स्थान विशेष की मतलब जो हाँ। जैसे संस्कृति बंदिश है। में प्रभाव होता है, अवधी भाषा में है, किस भाषा में है। जैसे मांड गीत है राजस्थानी, उसमें मांड राग होता है, राग मांड, तो एक तो उसमें राजस्थानी इफेक्ट दिखता है। तो अपने किसी अन्य राग का सहारा न लेकर अपने देश और स्वभाव से, अपने देश और स्वभाव से अपने ही राग में सम्मिलित रहता है, उसे देश काकू कहते हैं।
अपने देश और स्वभाव से अपने ही राग में सम्मिलित रहता है उसे हम देश काकू कहते हैं। क्षेत्र काकू, ये भी वही चीज आ गई, लेकिन यहाँ इन्होंने बताया क्षेत्र का अर्थ है शरीर, अर्थात शरीर को ही क्षेत्र कहा गया है। कंठ शरीर का अवयव है, किंतु प्रत्येक कंठ से निकलने वाली आवाज में भिन्नता रहती है। जैसे अभी हमने विलास खानी तोड़ी, हमने गाई तो एक अलग आवाज, आपने गाई तो अलग आवाज, इन्होंने गाई तो अलग, इन्होंने गाई तो अलग। तो सबका जो एक तरीका होता है, कंठ की भिन्नता से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो भी काकू में ही आती है। तो ये एक डिफरेंस हो गया ना कि हाँ, विलास खानी तोड़ी यदि 4 लोग अपने तरीके से गाएंगे तो वो भी एक अलग अलग, ना तो सबके स्वर एक जैसे थे, ना सभी का स्वर लगाने का तरीका एक जैसा था, ऐसा था ना। तो सबने अपने अपने अंदाज में, सबका एक अलग अपना अंदाज होता है, सबकी गायकी अलग होती है, सबका उस चीज़ को दिखाने का, जैसे राग दिखाने का तरीका हमारा अलग था, इसका अलग था, इनका अलग था, सभी का अलग था। तो वही बात यहाँ बताई गई है क्षेत्र काकू। आवाज के गुणधर्म शरीर या कंठ की बनावट इत्यादि के ऊपर निर्भर करते हैं। इस भिन्नता के कारण ही हम पहचान लेते हैं कि यह अमुक व्यक्ति की आवाज है। जो कंठ की भिन्नता है, अच्छा मोहिनी मैम गा रही है, दूर से ये समझ जाते हैं कि अच्छा मोहिनी मैम गा रही है तो उन्हीं की आवाज लग रही है, ऐसा होता है ना। अच्छा ये तो, अच्छा ये कौन सा गीत बज रहा है, किसकी गजल बज रही, गुलाम अली जी की गजल बज रही, ये हम लोग आवाज से पहचान जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्र काकू, कि अमुक व्यक्ति की आवाज है। आवाज के गुणधर्म शरीर या कंठ की बनावट इत्यादि के ऊपर निर्भर करते हैं। अब शरीर की बनावट और कंठ की बनावट, अब कोई व्यक्ति का हो शरीर में बहुत मोटा हो लेकिन आवाज पतली हो, ऐसा होता है, या एकदम सीकड़ी हो लेकिन आवाज बड़ी जोरदार हो। ये तो आपका ये कंठ है, ये प्रभु की देन है, इसमें कोई अलग बात नहीं है, ये तो एक प्रभु की देन है कंठ हमारा, कि एकदम सुकट्टी हो लेकिन आवाज जैसे ही बैठा मंच पे, अरे वाह मजा आ गया भाई, ये तो बड़ी जोरदार गायकी है इसकी, सुनने में तो मजा आ गया, इत्यादि के ऊपर निर्भर करते हैं। इस प्रकार शरीर से उत्पन्न होने के कारण आवाज का परिवर्तन, आवाज तो हमारे कंठ से ही निकलती, तो आवाज का परिवर्तन क्षेत्र काकू के अंतर्गत आता है। हम इसमें इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, आ गए यंत्र काकू, नीचे आ क्षेत्र गए, में नहीं करेंगे। क्षेत्र में नहीं करेंगे। क्षेत्र में तो हमारा शरीर आ गया, हमारे आवाज आ गई, हमारा कंठ आ गया, बनावट आ गई, या किस एनर्जी लेवल को लेकर हम गाते हैं, सब कुछ है हमें लेकिन हम एनर्जी यूज ही नहीं करते, ये भी फर्क पड़ता है बेटा। सब कुछ है, हमको सब कुछ आता है लेकिन हम एनर्जी लेवल अपना यूज ही नहीं करते, बचा के रखते हैं, बचा के नहीं रखना चाहिए। गाने वालों को पूरी एनर्जी देनी पड़ती है गाने के लिए, तो हम उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तभी तो वो पुराने जो प्राचीन गायक होते थे उनकी डाइट बहुत अच्छी होती थी, गाने के लिए एनर्जी लगती है, हमारी यहाँ नाभि से ताकत लगती है, इसीलिए प्राचीन गायक अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देते थे। भाई शरीर की जब बनावट सही होगी, हमारे शरीर में ताकत होगी, तभी तो हमारी आवाज़ में दम होगी। और वो काकू भेद इसी में, इसी को हमारा क्षेत्र काकू कहते हैं, शरीर की बनावट और गुणधर्म पे आधारित है। यंत्र काकू, यंत्र, हाँ भाई इंस्ट्रूमेंट की भिन्न भिन्न आवाज़ होती है, हर इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग आवाज़ होती है, और उसी आवाज़ से हम पहचानते हैं कि ये शहनाई बज रही है, ये बांसुरी बज रही है, ये वायलिन बज रहा है या गिटार बज रहा है। तो हर इंस्ट्रूमेंट की एक अपनी एक अलग आवाज़ होती है, जिससे हम पहचानते हैं, हमारे कान उन्हें पहचानते हैं कि ये अमुक वाद्य बज रहा है। वीणा और बांसुरी आदि वाद्य यंत्र से उत्पन्न ध्वनि का जो अपना काकू होता है उसे यंत्र काकू कहते हैं। वीणा, वीणा हो गया हमारा तत्वाद्य और बांसुरी हमारा सुषिर वाद्य।
यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि का जो अपना काकू होता है, भाई इनसे भी जो उत्पन्न काकू है उसे हम यंत्र काकू कहते हैं। मतलब हर वाद्य की अपनी एक अलग पहचान है, अलग आवाज है, अलग विशेषता है। जहाँ बांसुरी का उपयोग होना है वहाँ हम सितार तो नहीं बजा सकते, या जहाँ सितार का उपयोग होना है वहाँ हम बांसुरी तो नहीं बजा सकते। तो हर वाद्य की एक अपनी एक अलग जगह होती है। या जहाँ हारमोनियम का प्रयोग होना है वहाँ हम बांसुरी से तो सिर्फ बांसुरी से तो काम नहीं चला सकते। तो हर वाद्य की एक अपनी एक अलग जगह होती है, अलग प्रयोग होता है। और जहाँ तबले का प्रयोग है वहाँ हम सिर्फ तानपुरा बजा दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसी को हम क्या कहते हैं? यंत्र काकू। अमुक वाद्य की अलग आवाज है, अलग प्रयोग है, और जहाँ सितार बजना है वहाँ सितार भी बजेगा, और जहाँ तबले का उपयोग, तबला तो सब संगत वाद्य सबके साथ बजता है। और कहीं कहीं होता है जैसे स्टार्टिंग हो रही तबला उस समय नहीं बजता, और जब लय पकड़ ली, गति पकड़ ली, तो तबला भी साथ देने लगा, ऐसा होता है। ठीक है। सारंगी किस जगह बजनी है? जहाँ भावना हो, जैसे सारंगी भी तो मनोवेगों को, मन संवेदनाओं को स्पष्ट करने का एक महत्वपूर्ण वाद्य है। प्राचीन काल में बहुत बजती थी सारंगी। ठीक है। तो ये थे हमारा काकू का वर्णन। ध्वनि की भिन्नता एवं विभिन्न अर्थ का बोध कराने में जो शक्ति कार्यरत होती है उसी को काकू कहा गया है। नोट कर लीजिए। ध्वनि की भिन्नता एवं विभिन्न अर्थ का बोध कराने में जो शक्ति कार्यरत होती है उसी को काकू कहा गया है। काकू ध्वनि के उस विकार को कहते हैं, ध्वनि के उस विकार को कहते हैं, काकू ध्वनि के उस विकार को कहते हैं जिसके द्वारा किसी भाव की अभिव्यक्ति हो। यदि भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो काकू नहीं है बच्चों। यदि उससे भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वह काकू नहीं है। बहुत छोटा लग रहा है, सही वास्तव में काकू के अंदर एक विचित्र शक्ति है। वास्तव में काकू के अंदर एक विचित्र शक्ति है जिसके द्वारा भावों की अभिव्यंजना में, जिसके द्वारा भावों की अभिव्यंजना में स्निग्धता, माधुर्य, भावों की अभिव्यंजना में स्निग्धता, माधुर्य एवं रस की सृष्टि होती है। मतलब काकू भावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। काकू हमारे भावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए काकू का प्रयोग हमारे संगीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा काकू प्रयोग है, संगीत में काकू का प्रयोग है। इसी में एक क्रम और हम आगे ले लेते हैं। स्थाई। स्थाई क्या है? छोटे छोटे हाँ। स्वर समुदाय। हाँ, छोटे छोटे स्वर समुदायों को हम स्थाई कहते हैं। इसकी इतनी ही छोटी सी परिभाषा है कि छोटे छोटे स्वर समुदायों को हम स्थाई कहते हैं। चाहे तो नोट कर लीजिए। सा नी ध नि सा मा
गा मा ग रे सा। कौन सा राग है? सा नी ध नी सा मा गा मा ग रे सा। मैम बागेश्वरी। बागेश्वरी। हाँ, राग बागेश्वरी की पकड़ है ये। तो इसमें हम ये कहना चाहते थे कि स्वर समुदाय को आप बागेश्वरी की पकड़ कह सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे छोटे स्वर समुदाय जो पकड़ में नहीं आते, किंतु राग को तो विवेचित करते हैं, राग की विवेचना करते हैं। से बागेश्वरी में क्या है? मा गा मा ध नि धा मा प धा गा मा ग रे सा ध नि सा मा। ठीक, जो छोटे छोटे स्वर समुदाय हमने प्रयोग किए राग की विवेचना में, इन छोटे छोटे स्वर समुदायों को हम क्या कहते हैं? स्थाई। जरूरी नहीं कि वो राग की पकड़ हो, लेकिन जैसे ये जो टुकड़े हैं बागेश्वरी के, छोटे छोटे स्वर समूह हैं, इन स्वर समूहों को हम, इन स्वर समुदायों को हम स्थाई के नाम से भी जानते हैं। इसको हमने थ्योरेटिकली भी समझ लिया और प्रैक्टिकली भी समझ लिया। ठीक है। ध नि सा मा गा मा धा मा ध नि धा मा प धा गा मा ग रे सा नी सा ध नि सा मा गा मा ग रे सा। ये हमारा राग बागेश्वरी स्पष्ट हो गया। इन स्वर सभी जो छोटे छोटे स्वर समुदाय हमने प्रयोग किए, ये सभी क्या कहलाए? इसमें स्थाई कहलाए। और राग में स्थाई का ही यही रूप प्रयोग किया जाता है। जरूरी नहीं वो पकड़ी हो, जो छोटे छोटे स्वर समुदाय प्रयोग किए जाएंगे जिनसे राग की बढ़त होगी, उतार होगा, वो सब स्वर समुदाय हमारे स्थाई में आ गए। बागेश्वरी लगाओगे? आलो? थोड़ा हाँ बिल्कुल, कंसंट्रेशन जरूर चाहिए होता है कोई भी सा नी धा नी सा सा गा मा धा मा प धा गा मा ग रे सा ध नि सा मा। ठीक है, गुड। लगाएंगे? सा सा गा मा गा मा धा गा मा गा मा ध नि मा धा गा गा मा गा। जब भी शुरुआत करेंगे तो थोड़ा मंद्र से करेंगे और थोड़ा ठहराव को लेते हुए। जब भी हम किसी भी राग को लगाने की शुरुआत करेंगे तो थोड़ा मंत्र को लेते हुए, ने ने द नि सा मा गा मा ग रे सा ने सा ध नि सा मा। और किसी भी प्रकार की हड़बड़ी, शास्त्रीय संगीत क्या है? एक सुकून है, एक चैन है हमारा, एक बैलेंस है, एक संतुलन है। ठीक, उसी संतुलन को कायम करते हुए हमें अपना राग स्थापित करना है। तभी तो ये हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में तो इसकी बहुत मांग है बेटा। हमारे अपने ही देश में नहीं, विदेशों में इतनी जबरदस्त मांग है क्लासिकल म्यूजिक की, भारतीय शास्त्रीय संगीत की, बहुत जबरदस्त मांग है। क्या है? एक सुकून है, एक चैन है। मैम ये जो आपने मतलब कि मा प धा गा रे सा कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा कर सकते हैं? इसमें पंचम एक विवादी स्वर है हाँ वो मतलब और उसको बहुत संभल के प्रयोग किया जाता है। बस इसी टुकड़े में हम इस पंचम का प्रयोग करते हैं। हम बार बार इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, नहीं तो राग के नियम की
हानि होगी। यही चीजें हमें बताती हैं कि हमको अपना राग किस प्रकार कायम करना है। मा गा मा धनी धनी सा सा नी धा मा पा धा गा मा गा री सा नी नी सा दा नी सा मा पा धा गा मा गा रे सा नी नी धा नी सा मा। ठीक है। इस मध्यम में हम जाते तो एक अलग ही उसका भाव पैदा होता है। हाँ, सिर्फ 22वीं है, इसमें मध्यम प्रधान स्वर है इसका, मध्यम लगाकर वादी गाते हैं स्वर। इसको। हाँ, मध्यम लगाकर ही गाते हैं। पंचम इसमें वर्जित है, तो एक विवादित स्वर होने के विवादी नाते स्वर को लेते हैं इसको। हम इसका पंचम का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर धा धा। हाँ, बस सिर्फ इसी टुकड़े में ही प्रयोग होगा, जी अन्यथा आप पंचम का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और इस टुकड़े में भी करें भी तो उसको इतना संभल कर करें कि किसी अन्य राग की छाया ना आए। मैम ये मेरे ढोल ना सुन इसमें है कि रागेश्वरी में? रागेश्वरी में है, किसी में है रागेश्वरी में? मेरे ढोल ना सुन नहीं, पता नहीं, मालूम नहीं अभी उसमें मुझे। तो शुद्ध गंधार दिख रहा है। हाँ, उसमें तो कोमल किसमें है? रागेश्वरी में? नहीं वो रंग, हाँ वो दिख रहा है। जैसे दरबारी में, जैसे राग दरबारी ले लें, दरबारी में क्या है? अति कोमल गा है, आंदोलित गाधा है, अति कोमल है, दोनों ही अति कोमल है। जैसे राग दरबारी की पकड़ मालूम है किसी को? नहीं याद है? याद है। हाँ, प्रयास करें। ठीक है, मुख्य स्वर। और एग्जैक्ट पकड़ क्या है? एग्जैक्ट क्या है? साधा नीप मा द मा रे सा। कान हटा के खाना पड़ेगा। हाँ, सा द नी पा मा प दा। दरबारी क्या मंत्र में खूब चमकता है, मंत्र में इसका प्रयोग खूब है। सा द नी सा रे गा मा रे सा सा रे गा मा प नी पा मा प नी नी पा मा प गा पे ही न्यास है। मा प ग मा रे सा रे सा दा नी रे सा। तो इसकी पकड़ के अतिरिक्त जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे जिससे हम बढ़त करेंगे वो हमारे स्थाई का रूप ले लेंगे। तो इस प्रकार स्थाई की विवेचना की जाती है कि पकड़ के अतिरिक्त जितने भी स्वर समूह लगेंगे, मा प नी नी पा मा प धा नी रे सा सा द नी पा मा प ग मा रे सा रे सा धा
तीन टॉपिक हुए, गमक, काकू और स्थान। और स्थाई। इनमें कोई क्वेश्चन हो? मैम वो गमक और आंदोलन में मतलब आंदोलन से मतलब गमक नहीं होता है, ऐसा है क्या? नहीं, आंदोलित गमक का एक प्रकार है। अच्छा, गमक गंभीरता पूर्वक स्वरों का उच्चारण गमक ही है। हाँ ठीक ठीक समझ। गंभीरता पूर्वक स्वरों का उच्चारण गमक कहलाता है। श्रोत चित्ता सुखावह, स्वरस्य कंपो गमकः, श्रोत चित्त सुखावह। गमक ही होती है पहली बात। स्वरों का एक विशिष्ट कंपन, हाँ, जिससे सौंदर्य की वृद्धि हो, श्रोताओं को आनंद मिले और रस की प्राप्ति हो, वो गमक कहलाता है। हाँ, वो गमक कहलाता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अच्छा लगा मतलब। अच्छा लगा? इंटरेस्टिंग क्लास थी। इंटरेस्टिंग थी। प्रैक्टिकल जहाँ इंक्लूड हो जाता है वो हाँ। इंटरेस्टिंग हो जाती है। नीरस नहीं हो पाता ना कोई सब्जेक्ट। तो अभी तक अच्छा ही म्यूजिक एक परफॉर्मिंग आर्ट है, जी, तो शास्त्र पक्ष और क्रियात्मक पक्ष साथ में दोनों साथ मिलकर चलते हैं तो कोई सब्जेक्ट वैसे भी नीरस नहीं हो पाता है। जी। जहाँ शास्त्र और क्रियात्मक दोनों साथ चलें, जैसे सिर्फ शास्त्र में बच्चे थोड़ा सा उबने लगते हैं, तो हमने उस शास्त्र पक्ष को क्रियात्मक के साथ साथ समझा और हमारा विषय सार्थक रहा और तुम सब ने उसको एंजॉय किया। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ शास्त्र पक्ष में सिर्फ मतलब परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी थी, प्रयोग करके कभी नहीं देखा था इस चीज़ों को। प्रयोग करके नहीं देखा था। तो गमक तो एक प्रयोग की चीज़ है, काकू एक प्रयोग की चीज़ है। गाते थे लेकिन हम लोगों को हाँ। पता नहीं चलता था कि क्या पता है। नहीं चलता था, लेकिन आज हमने उसको प्रैक्टिकल जान भी लिया। एग्जाम्पल के क्रियात्मक रूप में देखा और उसको कैसे प्रयोग करना है ये भी सीखा। उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, किस तरह करना है। तो भाई सब जगह तो नहीं कर सकते हैं। जी। भाई गायन तो एक मधुर चीज़ है, एक मेलोडी वाली चीज़ है कि भाई गायन चल रहा है, उसका प्रयोग सब जगह नहीं कर सकते बच्चों। किस जगह करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ये जगह है या इस शब्द पे हम कर सकते हैं या इस स्वर समूह के साथ हम गमक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बच्चों? अभी थोड़ा रुक जाओ। कल मैम है आपकी क्लास? हाँ, कल हमारी क्लास है। ठीक है, तो नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो गमक का प्रयोग सुनेंगे आप लोगों से। दोबारा जब हम मिलेंगे, मैम पहले हम सीखेंगे। हाँ बिल्कुल, संगीत तो एक अनवरत सीखने की प्रक्रिया है। संगीत एक ऐसी विधा है जो एक अनवरत सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें हमें निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहना है। जी। मैम इस PhD में कुछ ऐसी क्लास भी होनी चाहिए जिससे आप हम लोगों को बस सिखाते रहें, गायन कराती रहें। हाँ, वैसे सिलेबस है ही नहीं। मैम सिलेबस हमारा जो है शास्त्र पक्ष पे आधारित है, लेकिन हमने उसको क्रियात्मक पक्ष से जोड़ के एग्जाम्पल दे के आपको सिखाया, तो उस चीज़ को आपने ज़्यादा अच्छे से सीखा उसको। हाँ अभी जो मिड सेम होगा हमारा जनवरी में, हाँ, तो मैम किस बेसिस पे होगा और कैसे क्वेश्चंस मतलब डेवलप करेंगे उसका कुछ आइडिया नहीं है। वो तुम्हें एग्जाम के पूर्व बता दिया जाएगा। आज MCQ बेस पे होगा। पूछा था तो उन्होंने ये बताया था जो अभी तक पढ़ाया गया है बस वही आएगा, ऑब्जेक्टिव बेस पे आएगा। हाँ, जो अभी तक पढ़ाया गया है उसी में से आएगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा सही हाँ। परीक्षा। कुछ अलग से आपको नहीं दिया जाएगा और उसमें बिल्कुल भी Subject- घबराने की बात नहीं है। सारा कुछ आपका पढ़ा हुआ, दोबारा रिवीजन भी है। पहले से ये चीज़ें भी हम लोग पढ़ चुके थे। सब्जेक्ट में कुछ लिखने का भी आएगा थोड़ा। नहीं सब्जेक्टिव नहीं आएगा, लिखने एक एक लाइन